हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए फिजिक्स के पार्ट नंबर 8। और जैसे कि हमने कल के पार्ट में 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने क्लास को। तो देखिए हमने कल 80 तक सवाल को कंप्लीट किया था, आज करेंगे 81 से। तो देखिए आपके स्क्रीन पे 81 नंबर सवाल है। एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में रसायन विज्ञान, बी में तरल यांत्रिकी, सी में खगोल भौतिकी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा खगोल भौतिकी, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए चंद्रशेखर जी का जन्म 19 अक्टूबर 1910 को हुआ था। 12 अगस्त 1995 को इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। विख्यात भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। भौतिकी शास्त्र पर उनके अध्ययन के लिए उन्हें विलियम ए फ्लाउर के साथ संयुक्त रूप से सन 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। चंद्रशेखर सन 1937 से 1995 में उनके देहांत तक शिकागो विश्वविद्यालय के संकाय पर विद्यमान थे। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए इतना एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना पड़ा। जन्म 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मद्रास में हुई। 18 वर्ष की आयु में जब इनका 18 वर्ष का उम्र था तो चंद्रशेखर का पहला शोध पत्र इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा। और एक और सिंपल सी बात है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। रॉबर्ट पियरी 6 अप्रैल 1909 को मतलब की खोज किया था। उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले अमेरिकी अन्वेषक थे, ये एक अमेरिकी थे। नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट पियरी जो थे ये एक अमेरिकी थे। और इन्होंने कब खोज किया था? 6 अप्रैल 1909 को खोज किया था। दक्षिणी ध्रुव का खोज किसने किया था? तो देखिए उत्तरी और दक्षिणी दोनों सवाल आता है। तो दक्षिणी का जो खोज किया था रोवाल्ड, ठीक है, रोवाल्ड एमंडसन ने किया था। वो किया था 1911 में। नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑटो चक्र। नोट कर लीजिएगा, ऑटो चक्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो वो होता है ऑटो चक्र पर। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रो चंद्रशेखर, सीवी रमन, उसके बाद अगला है सत्येंद्र नाथ बोस और डी विक्रम साराभाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रो चंद्रशेखर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगर आपको लगता है कि साइंस में एक्सप्लेनेशन अगर पूरा चाहिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और देखिए मेरे पास उतना भी टाइम नहीं निकल पाता है, मतलब करवा नहीं पाता है, ठीक है। पहला चीज़ है टाइम जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे आपको मैं करा देता हूँ। चलिए अगला सवाल है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेफ्रिजरेटरों में, ठीक है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन ज़्यादातर इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटरों में, याद कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, 86 में निम्नलिखित में से संजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीकी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा आकृतिक निरूपण। आकृतिक निरूपण हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार आप सर्च कीजिएगा। देखिए ऐसे सवाल तो खास करके एमआर में नहीं आते, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है तो डबल ए में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देखते हैं। 87 नंबर आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेरॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि मेरॉन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं होता? तो वो होता है मेरॉन। देखिए आपने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि ऐसे करके होता है। ठीक है, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, ये सवाल आपको पूरा डिटेल्स में निकल के आ जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था इसलिए मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया। चलिए अगला सवाल है। 88 में अधिकतम जैविक क्षति किसमें होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें में। देखिए गामा किरणें जो होते हैं बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अधिकतम जैविक क्षति यानी क्षति का मतलब नुकसान किसमें होती है? तो गामा किरणें में। चलिए आप लोग देखेंगे कि लोग गामा किरणें कोई नहीं करवाते, एक्स किरणें होता है, एक्सरे होता है, और ये गामा किरणें बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आप लोग अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। 89 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो पृथ्वी, अग्नि, और उसके बाद है अगला आकाश अस्त्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा अशस्त्र हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक्स किरणों की खोज किसने की थी? आप लोग बताएंगे क्या? फैराडे, रोंटजन, एच डेवी, लेवोजियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा रोंटजन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक एक्स किरणों का आविष्कार जर्मनी के भौतिकी शास्त्री रोंटजन ने सन 1895 में 50 वर्ष की उम्र में किया था। देखिए जो सवाल इम्पोर्टेंट रहता है उसको ही हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब मान लीजिए कोई फालतू का सवाल है, उसको एक्सप्लेनेशन देने से कोई फ़ायदा है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ तो क्लियर हुआ कि किसने किया था और कब किया था और कितने वर्ष के उम्र में किया था। 3 सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। तो आप लोग तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा INS विराट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। 92 में वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का आविष्कार ऑलिवर राइट एंड विल्बर राइट ने मिलकर किया था। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलिवर राइट एंड विल्बर राइट 2 अमेरिकन बंधु थे जिन्हें हवाई जहाज़ का आविष्कारक माना जाता है। इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे बड़ी सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी, ठीक है, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय तक संचालित किया गया। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों लोग मिलकर 1903 को मतलब कि 17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहले सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा ये भी एक्सप्लेनेशन। चलिए 93 नंबर सवाल है। बारूद का आविष्कार किसने किया था? ये सवाल इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है इस सवाल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर बैकन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसका राइट आंसर तो ये तो आविष्कार नहीं किए थे रोजर बैकन। देखिए मैंने गूगल पे सर्च किया, मतलब हर एक सवाल को मैं सर्च करता हूँ तभी आपको बताता हूँ। तो देखिए ये भी दे रहा है, रोजर बैकन भी दे रहा है। उसके बाद बारूद का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने सन 1866 में किया था, ये भी पॉइंट दे रहा था। एक और पॉइंट दे रहा था कि बारूद की खोज के लिए सबसे पहला नाम चीन के एक व्यक्ति वी बोयांग का लिया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहले उन्हें ही बारूद बनाने का आइडिया आया। माना जाता है कि वी बोयांग ने अपनी खोज के चलते 3 तत्वों को मिलाया और उसमें से एक जल्दी जलने वाली चीज़ मिली। बाद में इसको ही उन्होंने बारूद का नाम दिया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डाउट चल रही सवाल में, तो इसको हम कल क्लियर करेंगे। अगर आपको जो डाउट अगर लगता है आपको कि नहीं सर ऑप्शन बी होगा रोजर बैकन या फिर अल्फ्रेड नोबल या फिर यहाँ पे दे रहा है वी वयांग, तो तीनों में से कौन होगा? देखिए मेरे तरफ से लगता है कि ये वाला होगा, शायद अल्फ्रेड नोबल या फिर रोजर बैकन, दोनों में से एक होगा, तीसरा वाला में से नहीं होगा। यहीं पे दोनों में से कोई एक होगा, आप लोग मुझे बताइएगा, अगर नहीं तो कल डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो जाके कर लीजिएगा PDF प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जाइए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए, सभी लोग फॉलो कीजिए।
और जो आपका डाउट होगा वो अपना कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में। और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों से, इंडियन नेवी एमआर के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक देखिए प्रैक्टिस सेट तो लेना ही पड़ेगा आप लोग को, ये तो आपको तो देखिए बहुत जल्द प्रैक्टिस सेट आने वाली है, उसके लिए आप लोग वेट कर लीजिएगा 2 4 10 दिन, उसके बाद आ जाएगा, बहुत ही बेस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये भी छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।